सो वेलकम बैक एवरीवन। वेल आई एम CSC में आदित्य जवर। दोस्तों, आज आप लोग बहुत खुश होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आज CMA फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा अच्छा गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। लॉ का पेपर डेफिनेटली आज टफ था बच्चों, लॉ का पेपर आज टफ था, लेकिन अकाउंट्स का पेपर से आप खुश हो चुके होंगे क्योंकि अकाउंट्स का पेपर ऑन एन एवरेज अच्छा था। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन फटाफट कुछ MCQs के आंसर इसके अंदर डिस्कस करेंगे। रेडी? आप लोग मेरे साथ बने रहिए। 51 पहला नंबर जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उसके अंदर आपका सिंपल सा आंसर है भैया, होगा कहाँ से? तो सीधी सी गणित है, बुक कीपिंग, क्योंकि बाकी के 3 आंसर वैसे ही बन नहीं सकते। 52 की अगर अपन बात करें, इनमें से कौन सा है, तो आपको याद रखो CIFL मैंने लर्न करवाया था। ठीक है, तो अब उसमें से CIFL में से एक ही नहीं था, बी नहीं था, बिजनेस फ्रेमवर्क, तो वो उसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग? इनमें से अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन सा नहीं है भैया? डुअल एस्पेक्ट होता है, पीरियोडिसिटी होता है, मैचिंग होता है, तो बचा कौन? सी। तो इसका आंसर होगा बेटा सी। चलिए आगे बढ़ेगा बेटा। ठीक है, रेडी? सो अब अगला है 54 नंबर। 54 के अंदर भाई बोल रहे हैं एनुअल मेंटेनेंस फी ऑफ फैक्ट्री मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनुअल मेंटेनेंस फी। यार क्या कर रहा है ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना? उम्मीद करता हूं यहां तक आपके सब सही होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर चेक करते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम सोनू बट रॉन्गली एंटर्ड इन द अकाउंट ऑफ सिमू, रेक्टिफिकेशन एरर की वजह से होगा क्या? अरे कुछ नहीं होगा, तुमने सोनू में लिखा हो या फॉर एग्जांपल सिमू में लिखा हो, फिलहाल अगर रेक्टिफिकेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके अंदर कोई भी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे तो नहीं होने वाला है। अगले की बात करते हैं। 56 नंबर की अगर अपन बात करेंगे तो उसके अंदर 56 में is a representation of the interrelationship between three important aspects of accounting, namely assets, liability और equity। आप याद करो A is equal to C plus L, तो आंसर इज अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल ओल्ड फर्नीचर परचेज करते हैं और उसके ऊपर अगर फ्रेट चार्जेस लगते हैं, आपको पहले ही बताया था मैंने, जब भी अपन कोई भी कैपिटल एसेट खरीदते हैं तो कैपिटल एसेट्स खरीदते वक्त क्या होता है, उसके साथ जुड़ते हुए सारे खर्चे उसी में एड ऑन हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर में ही एड ऑन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, जब भी अपन फॉर एग्जांपल BRS बनाते हैं तो अपन को इनमें से किन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है? बैंक पासबुक की डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है, बैंक रिकन्सिलेशन की जरूरत पड़ने वाली है, सॉरी बैंक स्टेटमेंट की, कैश बुक की जरूरत पड़ने वाली है, तो आंसर क्या रहेगा? सी, ट्रायल बैलेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? अरे भाई ये तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, ये भाई उल्टा ही बोल रहे हैं कुछ, देखो, तो डी आंसर रहेगा। परचेज बुक, इनमें से फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है परचेज बुक रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू, कौन सा परचेज बुक के अंदर कौन से होते हैं? तो आपको पता है क्रेडिट परचेज ही होता है, ये मैंने 3 बार बोला था और बहुत ज़्यादा अभी तक मेरे को लग रहा है पेपर आसान है। इक्विपमेंट सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस टू मिस्टर अरोड़ा शुड बी रिकॉर्डेड इन, जो अपन ने फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट है बॉस, यहाँ पे गलती करेंगे कई सारे बच्चे, इक्विपमेंट सोल्ड है, कई बच्चे क्या करेंगे सेल्स डे बुक लिख के आ जाएंगे, दिस इज रॉन्ग। इक्विपमेंट है बेटा, जर्नल में जाएगा, तो जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर आप कह सकते हो। इनमें से किस पे असेट नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं लगता है? एक ही चीज है, लैंड, लैंड इज नॉन डेप्रिसिएटिंग असेट। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। प्रीपेड एक्सपेंस, सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस बाय नेचर क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट होता है, टेंजिबल एसेट होता है, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है? बॉस, एक्सपेंस हो नहीं सकता, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, नॉमिनल अकाउंट है नहीं, टेंजिबल एसेट दिखता थोड़ी है भाई, तो ये क्या बचा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट विल बी द राइट आंसर, डी। 64 की अगर अपन बात करें बच्चों, तो इफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए मशीन इज 1,26,000 एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अरे यार ये क्या कर रहा है भाई, 1,26,000 लेने का कैलसी पे, इंटू करने का 10%, माइनस इज इक्वल टू इंटू करने का 10%, तो आंसर बैठेगा बेटा 11,340 रुपए। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अ सम ऑफ 2,50,000 हमने कंपेंसेशन के तौर पे दिए थे, जिस एम्प्लॉय को अपन ने निकाल दिया, रिट्रेंच कर दिया, तो उसका आंसर रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का क्वेश्चन है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच वन इज यूज्ड विदाउट अ ट्रेड ट्रांजैक्शन बट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट? म्यूचुअल नाम आते ही तुमको पता है क्या है वो? अकोमोडेशन है, और क्या है? म्यूचुअल नाम आ गया ना भाई, खत्म हो गया रखा नहीं। 67 फटाफट देखेंगे। डी ऑफ दार्जिलिंग सेंड 10,000 kg ऑफ टी कॉस्टिंग 200 बूंदी वाले को, ठीक है फ्रेड, यार ठीक है ना, फटाफट करते, चलो रेडी करें। वैल्यू ऑफ लॉस टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है, 10,000 इंटू
एम प्लस फिर 36,000 एम प्लस और 24,000 एम प्लस रिकॉल कैंसिल डिवाइड बाई करूँगा मैं इसमें 10,000 इंटू करूँगा मैं 200 41,200 विल बी द राइट आंसर। सब कुछ जोड़ देने का, देखो क्या करने का, ये 10,000 इंटू 200 करके वो टोटल कर दो 10,000 इंटू 200, ठीक है। फिर आप कर दो इसको, मतलब ये करके जो भी अमाउंट आया 20 लाख आया उसका एम प्लस में डालो, उसके बाद ट्रांजिट इंश्योरेंस जोड़ो, फ्रैट जोड़ो, प्लस करो, तो जो भी अमाउंट आ रहा है, ठीक है, 20 लाख प्लस अपन करेंगे 36,000 प्लस अपन करेंगे 24,000, तो अपना अमाउंट बैठेगा 20,60,000 रुपये। इसको अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाई कर देंगे 10,000 और इंटू अपन कर देंगे कितने यूनिट है, 200 यूनिट इंटू 200, ठीक है, डिवाइड बाई 10,000 इंटू करेंगे 200। थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा बेटा, वीडियो लंबा होता जा रहा है। 41,200 विल बी द राइट आंसर। When consignor sends goods to consignee he prepares, अरे भाई कंसाइनर क्या बनाता है रे, ठीक है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाता है, और क्या बनाएगा। कंसाइनर जब कंसाइनर को गुड्स भेजता है तो उसको क्या भेजता है साथ में, परफॉर्मा इनवॉइस, क्योंकि बाकी के 3 वैसे भी नहीं, अकाउंट सेल्स है ना, नी भेजता है, कंसाइनी नर को भेजेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज, अरे मेरे को देखो अभी तक देखने में ऐसा लग रहा है कि पेपर में आप लोगों को है ना जनरली थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है, और मेरे हिसाब से थियोरेटिकल जनरली टफ होते हैं, है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड बाय द कंसाइनी ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम कंसाइनर, 69 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। इनमें से कौन सा अकाउंट इज डेबिटेड बाय द कंसाइनी, कंसाइनी जब माल आता है तब, अरे इनमें से कोई भी नहीं करता है ना, उसके लिए परचेज है ना, उसके लिए गुड्स है ना, उसके लिए कंसाइनमेंट है, तो नन ऑफ दी अबव आएगा इसका आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परचेज क्या है 5 लाख, सोल्ड क्या 80%, 6.25 पे, बैलेंस ऑफ द गुड्स, प्रॉफिट बनाना है। चलो फटाफट देखते हैं, यहाँ पे 5 लाख लिखेंगे डेबिट साइड में, ठीक है, थोड़ा सा कलर इसका वो करते हैं, हल्का सा ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 5 लाख लिखा, 80% अपन ने 6.25 इधर है, तो 5 लाख का 20% माल बचा हुआ पड़ा है अपन का, ठीक है, और उसने बोला है वो टेकन ओवर बाय बी एट कॉस्ट लेस 20%, तो 5 लाख का करो 20% और इंटू करो इसका माइनस कर दो 20%, क्योंकि कॉस्ट लेस 20%, तो इधर आ जाएगा 80,000 रुपये। तो अपन करेंगे 80,000 प्लस 6,25,000 माइनस करेंगे 5 लाख रुपये, तो आंसर विल बी 2,05,000 रुपये। 2,05,000 बेटा यही है, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे फटाफट। 71 की बात करें, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ऑफ द नेचर, जॉइंट वेंचर क्या है, नॉमिनल होता है और क्या होता है, तो आंसर विल बी नॉमिनल अकाउंट, ठीक है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन अगर अपन देखें, अ बिल ऑफ एक्सचेंज वर्थ 9 लाख was discounted by Tanuj with his banker for 8,73,000. At the maturity the bill was dishonored and the noting charges जो थे 1,200 रुपये थे। भाई कोई मतलब नहीं है 873 का, कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसने लास्ट में क्या पूछा है पता है, कि वो कितने रुपए लास्ट में जाके फॉर एग्जांपल उससे रिकवर करेगा, हाउ मच अमाउंट विल द बैंक डिडक्ट फ्रॉम तनुज, ठीक है, बैंक उससे कितना रिकवर करेगा, बैंक तो पूरा ही करेगा ना बॉस यार, 9 लाख तो लेगा ही लेगा, प्लस 1,200 अलग से लेगा, तो इसका आंसर रहेगा 9,01,200। डी ऑफ दिल्ली सेंड्स गुड्स सर्टेन गुड्स, ये मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा है, ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं। 3,52,000 है, ये ऑलरेडी उसने क्या बोला है 10% अबव है, तो 3,52,000 अपन क्या करेंगे 3,52,000 डिवाइडेड बाई 110% करो, तो ये आ जाएगा 3,20,000, ठीक है, और ये एक्चुअली कितना है 50% है, तो 50% या तो आप डिवाइड बाई 50% कर दो या इंटू 2 कर दो, तो आंसर विल बी 6,40,000, इसका आंसर रहेगा डी, ठीक है, रेडी। चलिए 74 करेंगे फटाफट। इफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, ओपनिंग कैपिटल से आप जाएंगे 14 लाख रुपीज़ लिखेंगे, इसमें से भाई ने बोला ड्राइंग्स इतने की है 3 लाख रुपए की, तो अपने पास अभी तक बैलेंस कितना है 11 लाख, और फाइनली क्लोजिंग कैपिटल जो है अपना कितना है 18 लाख, तो अपन को दिख ही रहा है भाई बीच में कितना जुड़ा होगा, प्रॉफिट 7 लाख रुपए जुड़ा होगा, तभी तो 18 लाख बैलेंस बना होगा, तो इसका आंसर रहेगा सी, ठीक है, इसका आंसर रहेगा बेटा सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 75 नंबर की अगर अपन बात करें, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द बैलेंस ऑफ द नॉमिनल अकाउंट्स, इस क्वेश्चन में बच्चों ने गलती करी होगी, मुझे पूरा भरोसा है, नॉमिनल अकाउंट्स के जो ट्रांसफर कहाँ करते हैं, कुछ बच्चों ने पीएनएल ही लिखा होगा, जबकि इसका आंसर है ट्रेडिंग इन पीएनएल, सी रहेगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़े। अंडर द परमानेंस अप्रोच ऑफ मार्शलिंग, ठीक है, डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स कम्स बिफोर द करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट, याद करो ये बुक के अंदर दिया हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग प्रिपेयर्ड, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं,
ताकि हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द गुड्स जो मैन्युफैक्चर की वो पता चले। ठीक है, कई बच्चों ने इसमें लिखा होगा जीपी, बॉस जीपी अपन ट्रेडिंग से पता करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े क्या आगे। फिक्स्ड एसेट्स आर डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एट, कभी भी फिक्स्ड एसेट अपन डिस्क्लोज किस पे करते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, भाई ने बोला है एस सर्टेन करो, चलो बना ही देते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट बना देते इधर। ओपनिंग इधर 2 लाख लिख देते हैं, इधर 8 लाख लिख देते हैं, इधर वेरियस 40,000 लिख देते हैं, इधर सेल्स 10 लाख, 10 लाख का 25%, 2,50,000 इधर लिख देंगे, तो आप टोटल करते हैं minus 10 lakh rupees. Answer will be 2,90,000. This will be the answer. Which of the following is not a component of the finances में sole proprietor? Receipt and payment account. सीधा आंसर है। Legacy capital receipt, देखते खत्म। कैपिटल फंड ऑफ ए नॉन, मेरे को लगा था आज के पेपर में कि लॉ के अंदर बहुत जल्दी हो जाएगा, अकाउंट में टाइम लगेगा, उल्टा हो गया आज तो। अकाउंट बल्कि मेरे को लगता है वो जल्दी हो गया होगा तुम लोगों से, लॉ में टाइम लगा होगा आज, क्योंकि लॉ का पेपर आज दमदार था। कैपिटल फंड ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपन क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड फंड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड फंड इज द राइट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन, द बुक्स ऑफ गंगा वेलफेयर ट्रस्ट शो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड है 1,11,250। ठीक है, एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन 25 का, एडवांस सब्सक्रिप्शन 25 का। ठीक है, माइनस करो इसमें से 15,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है 11,250, प्लस करो वापस 11,250, 1,07,500 इज द राइट आंसर, डी। ठीक है, चलिए रेडी, मैंने पूरा बोला है, एक एक सॉल्यूशन आप लोग लिख सकते हो, साथ साथ में आंसर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर शोन इन द IND, इनमें से कौन सा IND के अंदर आता है? इसमें से IND के अंदर आना चाहिए ये वाला, रिसीव्ड वाला तो नहीं हो, तो कैश अकाउंट एक तरह का। ठीक है, 85 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? ऑल ऑफ द अबव लग रहा है ऐसा देखने में, कभी जनरली ऐसा होता है, पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू? नहीं, इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं है बॉस, इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या होता है? समरी ऑफ कैश बुक होता है, और क्या होता है। तो कई बार ऐसा उल्टा भी हो जाता है, गेम खेल लेता है इंस्टीट्यूट अपने साथ। Costs are often measured in terms of a product, a service to a hotel, guest or a sales territory. These are not. अब बच्चों इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी आंसर है, और कई जगह पे मैंने देखा था इसका कॉस्ट यूनिट भी आंसर है। तो अभी फिलहाल के लिए कॉस्ट आर ऑफन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ए प्रोडक्ट, अ सर्विस टू होटल, गेस्ट और अ सेल्स टेरिटरी, दे आर नोन एज। ठीक है, इसका जनरली मतलब 2 आंसर हो सकते हैं, कॉस्ट यूनिट भी है या कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, डाउटफुल है, मैंने जनरली इंस्टीट्यूट के अंदर जो देखे थे उसके अंदर उन्होंने कॉस्ट ऑब्जेक्ट बताया था। ठीक है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट का भी डाउटफुल है। ठीक है, 86 के अंदर देखेंगे। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान है, तो तुमको पता है कौन इश्यू करता है? CAS। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज अप्रूव्ड फॉर कॉलेजेस? कॉलेजेस के लिए कौन सा अच्छा है? कॉलेजेस आपको पता है सर्विस सेक्टर है, ऑपरेटिंग। इनमें से असाइनिंग, ठीक है, अलोकेशन डायरेक्ट आंसर है इसका। इररिकवरेबल एक ही कॉस्ट होती है जिसका नाम होता है संक कॉस्ट। चलिए बढ़े क्या आगे, रेडी है बच्चों? चलिए लास्ट, अब अपने पास 10 क्वेश्चन बचे हैं। सो 91 नंबर क्वेश्चन, इनडायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट इज ए पार्ट ऑफ, इनडायरेक्ट मटीरियल किसका पार्ट है? वर्क्स ओवरहेड का पार्ट है बॉस। अब ये सवाल कई बच्चों के गलत हुए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो इसका आंसर है, कॉस्ट ऑडिट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इसका आंसर है डायरेक्टली आपका 1968 के अंदर। ठीक है, ये कई बच्चों का गलत हुआ होगा, क्योंकि इसके अंदर 1958 भी कई को लग रहा था, 1968 भी कई को लग रहा था। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ ए फैक्ट्री एज सर्टेन द अमाउंट ऑफ द प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट का अपन इसके अंदर आंसर अपन को देखना है। ठीक है, रेडी करें क्या? 1,20,000 प्लस 20,000। ठीक है, और उसने बोला है चार्जेबल 50% ऑफ द लेबर, प्राइम कॉस्ट उसने अपन को पूछा है। ठीक है, 50% मतलब 10,000 डायरेक्ट लेबर का उसने बोला, चार्जेबल डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब 50% उसका, तो 10,000, 1.5 लाख आएगा इसका आंसर। ठीक है,
इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, ड्राइवर पूछा, ड्राइवर, ठीक है, ये आएगा सेटअप आवर्स आएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन और ये कभी भी ध्यान रखो, ये बाकी सब अपन को दिख रहा है, ये कभी भी नहीं आते, तो अल्टीमेटली क्या है, अपन ने पढ़ा था जॉब कॉस्ट टाइप होता है, बैच कॉस्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होता है, प्रोसेस, आपको याद कराओ, शायद मैंने JBRCP करके याद करवाया था। 96 नंबर की अगर अपन बात करें बॉस, उसके अंदर है ये वाला कॉस्ट शीट में कैसे कैसे आता है। तो सबसे पहले आपको पता है प्राइम आता है, फिर आता है वर्क्स कॉस्ट, फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लास्ट में आता है COGS। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा 97 नंबर, इसमें से अपन को परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बताना है। ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, सब कुछ तो दे दिया भाई तुमने, फिर बचा ही क्या है, ठीक है। तो आप याद करो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग अपना फॉर्मूला होता है फॉर COGS। नाउ वी हैव COGS 127,200, ठीक है, उसमें से ओपनिंग एक बार के लिए अपन करते हैं माइनस, ओपनिंग है 14,400, ठीक है, और प्लस करते हैं क्लोजिंग को 21,600, उल्टा करने का है, इधर जाना है इसलिए। एक 34,400 विल बी द राइट आंसर, 1,34,400। CS 14 याद है, डायरेक्टली मैंने याद करवाया था, SPS में P आएगा, पॉल्यूशन। 99 इनमें से कौन सा सही है, बजट आर क्वांटिटी बजट और फॉर्म, दोनों ही राइट है, C रहेगा इसका आंसर, दोनों ही राइट है। डैश कॉस्टिंग डिफरेंस फिक्स्ड, कभी भी एनी टाइम मार्जिनल, वही उसका बेस है ना। सो 50 के 50 क्वेश्चन हो गए, बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि आज का जो पेपर था उसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जैसे 50 क्वेश्चन अगर आपके अकाउंट से, मेरा गणित कहता है कि करीबन आपके 40 क्वेश्चन राइट होने चाहिए थे। ये आपके अगर थोड़ा भी अगर आपने ढंग से पढ़ा हो, ठीक है, बुक का पढ़ा हो, प्रॉपर लेक्चर्स अगर आपने देखे हो, तो 40 आज के हिसाब से मेरे हिसाब से राइट होने चाहिए थे, ठीक है। बट फिर भी अगर 35 भी राइट है कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, 35 भी राइट है भैया, बहुत अच्छा स्कोर है, 35 × 2 70 मार्क आराम से आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे 60-70 आराम से बन जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का ये MCQ वाला जो सॉल्यूशन का जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड करता हूं। और अब एग्जाम हो चुके, मस्त यार, घूमो फिरो, मजे करो, आज फुल एंजॉय करो, चलो टाटा बाय बाय।